दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अगर देखा जाए तो किसी भी कॉम्पिटिशन्स में या जो बोर्ड के एग्जाम होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हम लोग पीसीआर के नाम से भी जानते हैं, ये पीसीआर आखिर होता क्या है और इसका यूज क्या है और क्या इसके बेनिफिट है, आज इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर अपने जो टॉपिक है इस टॉपिक पे करेंगे। जो पीसीआर होता है, इस पीसीआर को हम लोग जो है यहां पर कह सकते हैं इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको एक दूसरे नाम से इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन के नाम से भी इसको जो है जानते हैं। देखिए ये इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन क्यों कहते हैं, इस चीज को भी यहां पर समझेंगे। सबसे पहले तो ये जान ले कि इन विट्रो मतलब होता क्या है। इन विट्रो आप लोग इसको जानते होंगे, इन विट्रो मींस होता है इन लेबोरेटरी। जब हम अंडर लेबोरेटरी कोई भी फंक्शन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इन विट्रो कल्चर या इन विट्रो कंडीशन में। तो इस चीज को यहां पर आज हम लोग को देखना है। सबसे पहले जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, जिससे हम लोग इन विट्रो जीन एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, इस प्रोसेस में करते क्या है। एक्चुअल में ये वही प्रोसेस है जैसे आप लोग करते थे जीन क्लोनिंग कहते थे, कि जब जीन क्लोनिंग करा या डीएनए क्लोनिंग भी कह सकते हैं, जब डीएनए क्लोनिंग की प्रोसेस या जीन क्लोनिंग जो होता है, या फिर जो है आप लोग पढ़ चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया। तो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है, बट ये होता क्या है, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हो या यहाँ पर हम लोग जीन क्लोनिंग की बात कर रहे हो या डीएनए क्लोनिंग की बात कर रहे हो, ये इन विट्रो कंडीशन में इसका डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है। मींस है तो ये रेप्लिकेशन की प्रक्रिया होती है जैसा कि कोशिकाओं के अंदर होता है, सिर्फ उसी प्रकार की प्रोसेस है। बट ये क्या है, ये अंडर लेबोरेटरी जो है यहाँ पर प्रोसेस होगी, और अंडर लेबोरेटरी जो डीएनए है उस डीएनए का इलांगेशन करने में यहाँ पर ये हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि यह जो है ये डीएनए रेप्लिकेशन की एक प्रोसेस है। बस ये प्रोसेस एक इन विट्रो कंडीशन में होती है, यानी अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में ये होती है, और इस प्रोसेस में डीएनए का इलांगेशन करा जाता है और एक डीएनए से दो डीएनए का फॉर्मेशन यहाँ पर करते हैं। दूसरा यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं कि चेन रिएक्शन नाम लिखा है। आपको पता है चेन रिएक्शन जब भी यहाँ पर यूज होता है तो चेन रिएक्शन के बारे में आप लोग को पता होगा कि चेन रिएक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो और वो प्रोडक्ट पूरा एक रिएक्टेंट के रूप में कार्य करने लगे और उससे पुनः एक प्रोडक्ट बने, और जैसे ही प्रोडक्ट बने फिर से वो रिएक्टेंट के रूप में काम करे, तो इससे क्या होगा, एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चेन रिएक्शन। क्योंकि यहां पर जो चेन रिएक्शन की प्रक्रिया हो रही है, यहां पर एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी डीएनए क्या है, एक डीएनए पॉलीमर है, उस डीएनए पॉलीमर का फॉर्मेशन यहां पर कराया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस चीज को आपको क्लियर हुआ। बात करते हैं कि पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किसने किए थे। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसकी खोज कैरी मुलिस ने किए थे। कैरी मुलिस ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज किए थे, और इन्होंने ही एक अंडर लेबोरेटरी यानी इन विट्रो कंडीशन में जो डीएनए उस डीएनए का इलांगेशन करते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि कहीं पर सेल के बाहर हमें मल्टीपल कॉपी बनानी है डीएनए की मल्टीपल कॉपी सेल के बाहर बनानी है, जो सेल के बाहर बनानी है, तो उसी प्रकार का कुछ एटमॉस्फेयर प्रदान करना होगा, यानी कहीं ना कहीं हमें डीएनए एनेलिंग एंड री एनेलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी हम डीएनए एनेलिंग और री एनेलिंग की बात यहाँ पर करेंगे। जैसे मान ले सपोज करते हैं आप जो है कि कहीं पर कोई फॉरेंसिक टीम जाती है और वहां से कोई क्राइम हो जाता है, तो जब क्राइम हो जाता है तो वहां से मान लेते हैं डीएनए का कुछ सैंपल ले लिए, जैसे ब्लड हो गया या फिर रूट हेयर्स मसल्स हो गए, तो कोई एक डीएनए सैंपल लेते हैं। अब उस डीएनए सैंपल को ले करके उसका एक क्लोन उसके द्वारा जो है डीएनए की जांच करते हैं। सपोज दैट मान लेते हैं कि वो फर्दर दैट वो नष्ट हो जा रहा है, जो डीएनए वहां पर लिया गया था, जो नमूना लिया था स्पेसिमेन, वो डीएनए किसी भी कारणवश नष्ट हो गया या कोई उसमें गड़बड़ी आ गई या डिस्ट्रॉय कर गया, तो होगा क्या कि पूरा जो हमने सैंपल लिया वो सैंपल खराब हो जाता है। तो उसी चीज से बचने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस डीएनए को जो लेते हैं उस डीएनए का एक क्लोन तैयार कर लेते हैं। अंडर लेबोरेटरी कंडीशन में उस डीएनए का एक क्लोन तैयार कर लेते हैं
और वो जो डीएनए की क्लोन तैयार करेंगे वो एक्चुअल में इसी पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा होगा, जिससे कि उसकी लाखों मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। और तब उसके बाद हम वहां पर जो है जो डीएनए के कह सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट बनाना, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, अगर एक दो स्पेसिमेन उसमें समाप्त भी हो, नष्ट हो जाए, तो भी हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज उसकी होती। जैसे आप एग्जांपल मान सकते हैं कि मान लेते हैं आपके पास कोई बहुत ही प्रेशियस बुक है या कॉपी है, उस कॉपी पे आपको कुछ लिखना है लेकिन आपके पास एक ही पेज है, तो आप कोशिश करेंगे कि पहले आप रफ कार्य कर लेंगे किसी दूसरे पेज पर, फिर हम उस कॉपी पर उसको जो है फेयर करते हैं। सेम यही प्रोसेस यहाँ पर है कि जैसे हम पहले जो है जो हमारा ओरिजिनल डीएनए, उस ओरिजिनल डीएनए से लाखों मल्टीपल कॉपीज बना लेती है, जैसे इसको फोटो कॉपी कहते हैं, एक फोटो कॉपी बना लेते हैं, उसका यूज करते हैं। अगर उसमें कोई भी गड़बड़ी आती है तो हमारे पास ऑलरेडी डीएनए सैंपल पड़ा है जिसका हम यूज फिर पुनः कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो स्पेसिमेन है वो स्पेसिमेन भी वहां पर हमारे पास बचा रहेगा और हम जो प्रोसेस कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, उस प्रोसेस को भी आसानी से कर सकते हैं। आप लोग को पता है एक पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एक चीज होता है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लेते हैं कि 1 से 2 बन जाए कोई भी चीज, 1 से 2, जैसे फोटो कॉपी ही है, 1 से 2 फोटो कॉपी हम लोग कराते हैं, जीरोक्स जब कराते हैं किसी पेज का, तो फिर 2 से हम उसको और भी अगर कराना चाहें तो 2 से 4 बन सकता है, फिर 4 से 8 बन सकता है, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से वहां पर मल्टीपल कॉपीज बनती रहती है। तो ये यहाँ पर पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर काम करता है और इसके द्वारा हम लाखों मल्टीपल कॉपीज जो है डीएनए के बना सकते हैं। किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर जिसको कहते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर आपको प्रोसेस को याद रखना है। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं अगर हम यहाँ पर जो जैसे एक सेल में होता क्या, जैसे मान लेते डीएनए है, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, जैसे डीएनए है तो इसमें होता क्या है, इसमें होते हैं 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से एंटी पैरेलली जुड़े होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं अभी सेल की। तो जब इसमें पॉलीमरेज की प्रोसेस होती है, पॉलीमराइजेशन होता है इस डीएनए का, तो इसमें 2 एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका में होते हैं, डीएनए हेलिकेज और टोपोआइसोमेरेज। तो विद द हेल्प ऑफ डीएनए हेलिकेज एंड टोपोआइसोमेरेज, with the help of helicase and topoisomerase एंजाइम, तो इससे क्या होता है कि इस एंजाइम की सहायता से यहां पर जो डीएनए है, जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहां पर ओपन हो जाता है और यहां पर एक बबल्स बन जाता है, एक बबल्स लाइक स्ट्रक्चर यहां पर बना लेता है। इस तरह से यहां पर स्ट्रक्चर जो है बन जाती है, ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से डीएनए, तो डीएनए हेलिकेज क्या करता है, डीएनए हेलिकेज इसके जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को जो तोड़ता चलता है, और टोपोआइसोमेरेज जो इसमें मान लेते हैं किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करते हुए चलता है, यानी आइसोमराइजेशन की प्रोसेस करता है, और इस प्रकार से ये यहाँ पर ओपन होता रहा और इस पर एक दूसरा डीएनए यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाता है। सेम यही प्रोसेस आगे भी चलती है और इस प्रकार एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया सेल के अंदर होती है। बट अगर इसी चीज को, ये नॉर्मल कंडीशन है डीएनए रेप्लिकेशन की जो कि सेल के अंदर है, बट अगर मान लेते हैं इसी चीज को हमें सेल के बाहर करानी है तो वहां पर हमें टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर की बात करते हैं, जो यहाँ पर अगर हम उसको बाहर की ओर प्रोसेस कराते हैं तो कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिससे कि जो डीएनए, उस डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो आपस में खुल जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए और उसका फिर से उसकी एनीलिंग की जाए और री एनीलिंग की जाए, जोड़ा जाए और पूरा इसको तोड़ा जाए। तो इस प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर हमें बहुत करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्चुअल में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी जैसे मान लेते डीएनए को जब हम हीट करते हैं, मान लेते कोई डीएनए, उस डीएनए को हम हीट कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब किसी भी डीएनए को हीट किया जाता है, जैसे मान लेते ये डीएनए है, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये डीएनए है, तो इस डीएनए को 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया गया, गर्म किया गया। तो इससे क्या होता है कि जो इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जो डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं वो दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है और जो डीएनए होते हैं डीएनए पृथक हो जाते हैं,
इस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए का डीनेचुरेशन, या डीनेचुरेशन आप डीएनए के नाम से इसको जानते हैं। तो इस तरह से डीनेचुरेशन आप डीएनए यहां पर कर देता है। मान लेते हैं फिर से इनको जोड़ना है, तो यहां पर जो है अब जो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लो कर देते हैं, यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से जब इसको लो करते हैं, यानी कूलिंग प्रोसेस देते हैं, यहां पर कूल डाउन कर देते हैं इस डीएनए, तो फिर से यह जो डीएनए है वो डीएनए आपस में जुड़ जाता है, जिसको हम लोग रीएनेलिंग के नाम से जानते हैं। तो जब डीएनए जो है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग एनीलिंग कहते हैं, एनीलिंग। और जब जो है, जब डीएनए के दोनों प्रोसेस, यानी खुलने वाला हो गया ये वाला, और जब फिर से जुड़ जाएंगे तो उसको हम लोग रीएनीलिंग के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से डीएनए की जो है रीएनीलिंग एंड सेकंड जो है रीएनीलिंग की प्रोसेस यहां पर चलती है। तो इस चीज को भी यहां पर ध्यान देना है कि जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम करते हैं तो डीएनए आपस में जुड़ने लगते हैं, और जब इसको 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे आते हैं तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में खुलने लगते हैं। देखिए चीज और यहां पर ध्यान देना है कि जो डीएनए होता है, डीएनए का डीनेचुरेशन होता है, और पुनः इसको आपस रीनेचुरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर एंजाइम क्या होता है, यहाँ पर एक ऐसा एंजाइम चाहिए, चूंकि अगर मान लेते 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम दे रहे हैं, तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पर जैसे जो ये एंजाइम है टोपोआइसोमरेज या हेलिकेज जो एंजाइम होता है, जो नॉर्मल एंजाइम होते हैं जो हमारे बॉडी के है, वो अगर जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से ऊपर जाते हैं तो मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे एंजाइम डीनेचर्ड हो जाते हैं। जैसे क्यों? क्योंकि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। आप लोग को ये पता है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अब प्रोटीन का एक विशेष गुण होता है, प्रोटीन में आपको पता है कि जो प्रोटीन रहता है, जब प्रोटीन की हम लोग बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड जो होता है, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से जुड़ता है, और इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं। अब इसमें अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से, कुछ इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड से भी कभी जुड़ते हैं, जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन, वहां पर सल्फर पाया जाता है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, या एमाइड बॉन्ड इसको कहते हैं, तो ये जुड़े होते हैं। तो इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। प्रोटीन की एक खासियत ये होती है कि अगर इसको डीनेचर्ड कर दिया जाए, जब जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जाता है, उसके ऊपर जाता है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डीएमिनेशन। और अगर पुनः हम चाहें कि उसको हम लो टेम्परेचर दे करके फिर से जोड़ना चाहें तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे आप लोग देखे होंगे जो मिल्क होता है, अगर मिल्क को जो है मान लेते हैं कुछ टेम्परेचर दे करके उसको जो है उससे एक जो चीज बना ले, पनीर बना लिया जाए, जो चीज यानी पनीर बन रहा है, अगर हम चाहें कि फिर से उस पनीर से दूध बना ले, मिल्क बना ले, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन से अगर ये प्रोटीन एक बार डीनेचर्ड हो गया तो उससे जो प्रोटीन बनता है वो पुनः उसी प्रकार का प्रोटीन नहीं बन पाता है। बट यहाँ पर है क्या, यहाँ पर डीएनए की अगर हम बात कर रहे हैं, डीएनए को यदि एक बार यहां से जो है कह सकते हैं कि ये इसको ओपन कर दे, डीनेचर्ड किया जाए, तो इसको हम पुनः जो है इस डीएनए को अगर हम लो टेम्परेचर दे तो पुनः इस डीएनए को जोड़ सकते हैं, और सेम उसी प्रकार से पुनः जो है जैसे डीएनए था उसी प्रकार का डीएनए यहाँ पर बन जाता है। तो इस चीज को यहाँ पर ध्यान देना है। तो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज अगर हम बात करें, यहाँ पर हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज करें, तो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हाई टेम्परेचर पर वो नष्ट हो जाता है। तो इसके लिए अब हाई टेम्परेचर पर नष्ट हो जाएगा तो हमें किस प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता है? क्योंकि अगर हम नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज ले रहे हैं तो जैसे हम उसको हाई टेम्परेचर देंगे, 90 से लेकर के 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच में बात करूंगा, तो जैसे ही 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, वो जो नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो तो डीनेचर्ड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और पुनः यदि हम चाहेंगे तो वह उस प्रकार की फिर से स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, तो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, अब इसकी कुछ खोज की, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक था कि हमें कुछ इस प्रकार के एंजाइम की खोज करनी है जो एंजाइम हाई टेम्परेचर भी अपने आप को अडॉप्ट कर सके। मींस जो हाई टेम्परेचर पर रहने वाले बैक्टीरिया, यदि उनमें से कोई एंजाइम्स को निकाला जाए, वो एंजाइम हाई टेम्परेचर को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो उस एंजाइम की सहायता से हम इस प्रोसेस को कर सकते हैं। तो यहां पर एक एंजाइम की खोज हुई। सबसे पहले जो बैक्टीरिया आप लोग नाम सुनेंगे, आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये
3 टाइप्स के होते हैं, एक मिथाइलोजन होता है, एक हैलोफाइल्स होता है और एक हाइपरथर्मोफिल्स होता है। जो हाइपरथर्मोफिल्स होता है ये हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये जीवित रह सकता है। तो उसी कड़ी में एक एंजाइम यहां पर आता है, एक कह सकते हैं बैक्टीरिया है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर। तो उसी कड़ी में यहां पर एक जो है बैक्टीरिया है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस, ये थर्मस एक्वेटिकस जो है ये बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया है और आर्की बैक्टीरिया में यह जो है हाइपरथर्मोफाइल्स के ग्रुप का ये सदस्य है। जो थर्मस एक्वेटिकस है ये हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को एडॉप्ट कर सकता है। तो ये हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो इससे जो यहां पर एंजाइम निकाला गया, इससे जो प्राप्त एंजाइम था टैक डीएनए पॉलीमरेज, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है अब ये हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को स्टेबल रख सकता है। यहां पर आप जो टैग देख रहे हैं, टैग मतलब टी मतलब थर्मस यानी टी लिया गया और एक्यू यहां पर जो लिया गया एक्वेटिकस से लिया गया है। तो ये यहां पर टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां से प्राप्त किया गया। इस मैक्सिमम जो आधुनिक वैज्ञानिक है सबसे अधिक जो प्रयोग किए हैं वो टैग डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग पीसीआर में किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मैक्सिमम यूज किए जाते हैं। एक दूसरा भी यहां पर है, एक दूसरा भी है पी फ्लू, पी यहां पर है तो इसको हम लोग फ्लू बोलते हैं, पी साइलेंट हो जाता है तो अब मैंने बोलते वक्त क्या पी फ्लू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसका भी ऑप्शनल के रूप में करते हैं आधुनिक वैज्ञानिक। हालांकि बहुत सारे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज हो चुकी है ऐसे जो हाई टेम्परेचर पर आ सकते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम और जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशंस आदि में पूछे जाते हैं, ऐसे ही केवल मैं यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की बात कर रहा हूँ। फ्लू डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, असल में इसका नाम क्या, ये कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है ये पाइरोकोकस फ्लूरोसिस, पाइरोकोकस फ्लूरोसिस जो यहां पर फ्लूरियोसिस, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, ओसिस SIS, तो ये चीज को थोड़ा सा क्लियर कर देंगे। जो पाइरोकोकस फ्लूरोसिस होता है, फ्लूरियोसिस, ये जो यहां पर इसके द्वारा ये डीएनए पॉलीमरेज प्राप्त होता है। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका ये टैग डीएनए पॉलीमरेज है जिसका यूज जो है मॉडर्न जो साइंटिस्ट है वो डीएनए पॉलीमरेज यानी जो पीसीआर, उस पीसीआर में इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से दो आपको मैं नाम इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो नाम, ये दोनों डीएनए पॉलीमरेज ये हाई टेम्परेचर पर भी अपने आप को अडॉप्ट करने की क्षमता इसके अंदर होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। टैग डीएनए पॉलीमरेज को मैं एग्जांपल लेकर के पूरी प्रोसेस को अभी समझाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने अगले प्रोसेस को। तो इस अगले प्रोसेस को यहां से हम इसको थोड़ा सा हटा दें। आप आई होप ये आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर डीएनए की किस प्रकार से यहां पर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, किस प्रकार से पीसीआर की प्रक्रिया चलती है। तो सबसे पहले यहां पर जैसे मान लेते हैं मैं यहां पर एक डीएनए बना ले रहा हूं, ये कैरियम लिस्ट भी हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, नाम आप लोग नोट कर चुके होंगे। जैसे मान लेते हैं डीएनए है, ये डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड है। आपको ये पता है अगर ये 3 इंड है तो इधर वाला 5 इंड होगा और उसके अपोजिट वाला ये 5 इंड है और ये 3 इंड होगा। ये चीज आप लोग को क्लियर है कि किस प्रकार से जो डीएनए होते जुड़े होते हैं। और इसके साथ में जो डीएनए होते हैं वो सभी आपस में एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये भी आपको क्लियर है। जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। जब इस मान लेते हैं ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड को मान लेते हैं बहुत ज्यादा मात्रा यानी बहुत हाई यहाँ पर टेम्परेचर देते हैं, तो उस हाई टेम्परेचर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है और जिसके कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यहां से पृथक हो जाता है। तो इस प्रोसेस में करते क्या है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर एक जो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं। हालांकि यहां पर आपके कुछ बुक में यहां पर 92 जो है 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है,
तो आप इसको हम अगर थोड़ा सा औसतन ले लें तो 92 भी लिख सकते हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। 90 से 92-95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं। 92 लिखिए, 95 लिखिए, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान देना है, बस इसके बीच में होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर यहां पर देते हैं। जैसे इस टेम्परेचर को हम यहां पर देते हैं, अब यहां पर प्रोसेस क्या होगी, वही चीज मैंने बताया था, यहां पर एनीलिंग की प्रोसेस होगी। मींस ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड वहां से पृथक हो जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस में करेंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे क्या, इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन। अब यहां पर डीनेचुरेशन कहेंगे, तो ये डीनेचुरेशन हो गया। किसका डीनेचुरेशन हो रहा है, तो ये यहां पर डीएनए जो है, उस डीएनए का डीनेचुरेशन की प्रोसेस हो गई। अब इस प्रोसेस में क्या है कि अब दोनों जो है ये दोनों पूरी तरह से पृथक हो गए। इसको थोड़ा सा जोड़ देते हैं, आपको क्लियर रहेगा। ये चीज अब यहां पर क्या है कि ये दोनों जो है, यानी 3 एंड और ये 5 एंड, ये 5 एंड और ये 3 एंड, अब ये दोनों क्या हुआ, ये दोनों पृथक हो गए। अब जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड थे ये एक दूसरे से पृथक हो गए। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको जो है जिस मशीन में, जिस पीसीआर मशीन में इसको जो डालते हैं, उस पीसीआर मशीन में क्या करेंगे कि उसमें जो है टैग डीएनए पॉलीमरेज, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है उसको यहां पर जो है जोड़ रखेंगे। और साथ में आपको एक चीज पता होगा कि जब आप डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, उस डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो किसी भी चेन को स्टार्ट नहीं करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसी चेन को स्टार्ट नहीं करता, वो केवल जो है चेन का इलांगेशन करता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि वो चेन का केवल इलांगेशन करता है, कभी भी स्टार्ट नहीं करता है। असल में स्टार्ट कौन करता है, तो छोटे छोटे वहां पर पार्टिकल होते हैं, आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको लोग प्राइमर कहते हैं, जिसको हम लोग प्राइमर कहते हैं। तो प्राइमर जो होता है, वो प्राइमर जो है वो 3x5 एंड के टेम्पलेट सेगमेंट पर, टेम्पलेट क्या है जिस पर दूसरा वाला चेन बनेगा, तो ये इसका टेम्पलेट सेगमेंट, ये भी है टेम्पलेट सेगमेंट, ये है। तो इस पर क्या है, जो आरएनए प्राइमर्स होता है वो आरएनए प्राइमर्स आकर के जुड़ता है और वो 5x3 इन डायरेक्शन में वहां पर एक नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो मींस यहां पर क्या 3x5 एंड इधर की ओर है, तो ये टेम्पलेट के रूप में काम करेगा, सांचे के रूप में। टेम्पलेट मतलब समझते हैं सांचे से आप जीरोक्स कराने जाते हैं पेपर, तो उस पेपर जो आप ओरिजिनल पेपर है, उस ओरिजिनल पेपर से आप जीरोक्स निकलवाते हैं, वो ओरिजिनल पेपर आपका टेम्पलेट का काम कर रहा है। ऐसे यहां पर टेम्पलेट का काम करेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में यहां पर हम यहां पर प्राइमर्स को मिला देते हैं। एक प्राइमर इधर जुड़ेगा, एक प्राइमर इधर जुड़ जाता है। अब ये प्राइमर यहां पर जुड़ता है और साथ में इसी में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी मिला देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि अब इसको जो है टेम्परेचर घटा देते हैं, क्योंकि अब देखिए अभी तो यहां पर ये इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे थे एनीलिंग। जब ये दोनों पृथक हुए, ये एनीलिंग प्रोसेस हो गई। अब यहां पर क्या करेंगे, इस प्राइमर को इसके साथ जोड़ना है। जो टेम्पलेट सेगमेंट है उस टेम्पलेट से जाकर के उस प्राइमर को जोड़ना है, तो हमें टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। कितना लो करना पड़ेगा, तो यहां पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लो नहीं आना, ये भी याद रखना है आपको। आपको यहां पर एक निश्चित टेम्परेचर है और वो टेम्परेचर 50 से लेकर के 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखेंगे। अब जैसे 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको ले जाते हैं, तो ये जो आरएनए प्राइमर्स है, ये आरएनए प्राइमर्स क्या करेगा, ये अटैच्ड हो जाएगा। क्या करेगा, तो जो ये प्राइमर है, ये प्राइमर क्या करेगा, प्राइमर लिख दे रहे हैं, प्राइमर्स गेट अटैच्ड। तो अब ये प्राइमर्स क्या होगा, ये प्राइमर जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा। ये प्राइमर इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ेगा, इस टेम्पलेट सेगमेंट वाले के साथ यहां पर जुड़ जाएगा। और जुड़ करके अब इसका डायरेक्शन इधर की ओर ये मूव करेगा और ये इधर की ओर मूव करेगा, क्योंकि 3x5 एंड टेम्पलेट सेगमेंट है और उसी टेम्पलेट सेगमेंट पर 5x3 इन डायरेक्शन में वहां पर जो है डीएनए, जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, उस डीएनए का रेप्लिकेशन यहां पर होता है। अब इसको क्या करेंगे फिर से, अब चूंकि टैग जो डीएनए यहां पर है, टैग डीएनए,
पॉलीमरेज, उस टैग डीएनए पॉलीमरेज जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक वहां पर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा। केवल आरएनए प्राइमर इससे जाकर के डीएनए टेम्पलेट सेगमेंट से जुड़ गया है। अब क्या करेंगे हम, यहां पर फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, और कितना इंक्रीज करेंगे, अप्रॉक्स 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां पर इंक्रीज करेंगे। 70 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रखते हैं, तो अप्रॉक्स 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अब इसको कर देते हैं। ये टेम्परेचर आपको बहुत ही याद रखना है, एक यहाँ पर टेम्परेचर 3 स्टेप है, टेम्परेचर के 3 स्टेप यहाँ पर है, और वो तीनों स्टेप आपको याद रखना, और 3 स्टेप की प्रोसेस चलती है। उसके बाद अब क्या होगा, फिर से इसको हम दिखा दे रहे हैं, ये तो आपका हो गया 3 एंड, ये 5 एंड, 3 एंड, ये 5 एंड, और ये यहां पर अब आकर के जो प्राइमर्स था वो प्राइमर्स इससे जुड़ गया है, इस प्राइमर्स जाकर के इससे जुड़ गया है, ये प्राइमर जुड़ गया है। अब इसके बाद जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है वो भी इसी में है। अब वो टैग डीएनए पॉलीमरेज यहां से क्या करेगा, जो टैग डीएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज, अब ये टैग डीएनए पॉलीमरेज जा करके इसके जो है पॉलीमराइजेशन करेगा, क्योंकि देखिए स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट तो प्राइमर ने किया है। अब ये क्या करेगा, इसको आगे की ओर मूव कराएगा और इसको इधर की ओर मूव कराएगा। इस तरह से अब इस तरह जो खंड बन रहा है वो 5 एंड बन रहा है, और इधर का ये वाला खंड 5 एंड रहा है, और ये 5 into 3 डायरेक्शन में लगातार जो है ये यहां पर इंक्रीज करके 1 से 2 बना लेगा। तो इससे क्या बनेगा, अब यहां से क्या देख रहे हैं, तो एक तो ये बन रहा है, एक, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान देंगे, एक, और एक यहां पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहां पर बन गया। ये आपका 3 एंड था, ये 5 एंड था। ये टेम्पलेट मूल वाली में बात करो, ये आपका 5 एंड था और ये आपका 3 एंड था। तो ये यहां पर अब 5 एंड बना, और ये यहां पर 3 एंड बन गया, और ये यहां पर 5 एंड बना, और ये यहां पर 3 एंड बना। तो इस तरह से यहां पर आप देखेंगे कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में यहां पर बन गए। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन गए। अब एक से कितने बन गए, 2 बन गए। क्या 1 से 2 सफिशिएंट है? नहीं। मैंने क्या कहा था शुरू में, बताया था हम लोग इसकी लाखों मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, लाखों मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, जिससे कि मान लेते हैं कि एक आध उसमें से कुछ किसी कारण वो खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय कर जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो हमारे पास और भी ऑप्शन बचे रहे। तो अब इसको क्या करेंगे कि फिर से इस चीज को जो है रिवर्स करेंगे। तो हम इसको जो है पूरा न बना करके आप उसको ध्यान देंगे कि इसी प्रोसेस को फिर से इसी चीज को रिवर्स करेंगे। फिर वही टेम्परेचर 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे, तो ये वाला इसकी एनीलिंग हो जाएगी, इसकी एनीलिंग हो जाएगी, तो 2 से 4 बन जाएगा। फिर इसको 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर देंगे प्राइमर्स के साथ में, जो प्राइमर उस मशीन में डाले हैं पीसीआर मशीन में, और साथ में थर्मस एक्वेटिकस जो से निकला टैग डीएनए पॉलीमरेज है, और फिर से वो प्रोसेस चलेगी, तो 2 से वो 4 बनेगा। फिर उस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे और इसकी मल्टीपल कॉपीज बनती जाएगी। जैसे आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं कि एक डीएनए है ये यहां पर, अब 1 से यहां पर 2 बन गया, 1 से 2, इस पूरी प्रोसेस में आप पढ़ लिए 1 से 2 बन रहा है, ठीक है, 1 से 2 बन गया। फिर ये क्या करेगा, ये 2 बनाएगा, ये 2 बना लेगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती जाएगी जब तक जितना हमको आवश्यक है, लाखों मल्टीपल कॉपीज इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये तो इस तरह से इसकी लाखों मल्टीपल कॉपीज आपकी बनती जाएगी। जैसे जैसे इसको हम पुनः रिपीट करते जाएंगे, ये रिपीट करते करते हमें उतनी संख्या में यहां पर बन जाता है। यानी एक एक स्टेप पे कितना यहां पर बन रहा है, यानी ये तो कंप्लीट हो गया एक डीएनए पॉलीमरेज का एक स्टेप, ये पूरा क्या हो गया, एक जो पीसीआर कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, और यहां पर डीएनए पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया हो गई। तो ये पीसीआर का एक स्टेप है। तो अगर हम इधर की ओर देखें तो पीसीआर का एक स्टेप यहां पर 2 बन गया, पीसीआर का दूसरा स्टेप 4 बन गया, पीसीआर का अगला स्टेप देखेंगे तो यहां पर 8 बन जाएंगे। तो जितने स्टेप यहां पर हम कराएंगे उतने यहां पर जो है
डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा और डीएनए से एक डीएनए से उतने डीएनए बन जाएंगे। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, यहां पर हम फार्मूला यूज करते हैं 2 के पावर n। 2 के पावर n, n क्या है? n जो है स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के कितने स्टेप। अब कंपटीशन में मान लेते पूछ लेते कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 10 वहां पर जो है या 8 जो भी कहे, ठीक है, या 4 कह सकते, कुछ भी एक ऑप्शन दे सकता है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप किए गए। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप किए गए, तो बताइए कितने डीएनए प्राप्त होंगे। एक डीएनए में, एक ही डीएनए से बात हो रहा है कि एक डीएनए, उस एक डीएनए के पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का 3 स्टेप से गुजारा गया, तो कुल कितने डीएनए बनकर के कंप्लीट हुए। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये फार्मूला लिखना है और n को क्या लिखेंगे? स्टेप ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जैसे मैंने कहा कि 3, तो n इक्वल टू 3, ये हो गया। तो 2 के पावर 3 कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा यहां पर 8। तो 8 डीएनए यहां पर कंप्लीट तैयार हो गए। मान लेते इसी को 4 बार कह रहा है कि 4 बार 4 स्टेप पे किया गया, तो n इक्वल टू 4 कर देंगे, यहां पर 4 लिखेंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 16। 5 कर रहा है 32, उसके ऊपर कर रहा है 64। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती जाती है और इस प्रकार से हम मल्टीपल कॉपीज डीएनए की तैयार कर लेते हैं। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा हम एक डीएनए से वहां पर डीएनए की लाखों कॉपियां तैयार कर सकते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को डीएनए जो पॉलीमराइजेशन का एक इन विट्रो कंडीशन में पॉलीमराइजेशन किया गया, जिसे हम लोग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, या जिसे हम इन विट्रो जीन एम्पलीफिकेशन के नाम से जानते हैं, या जिसे हम डीएनए एम्पलीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, ये प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को इसको कुछ समझ में ना, तो आप इस वीडियो को पुनः दोबारा जरूर देखिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से प्रोसेस होती है। और इसमें तीनों स्टेप ये जो हो रहा है एक साइकिल में, यानी एक कंप्लीट साइकिल में, एक पीसीआर के कंप्लीट साइकिल में 3 यहाँ पर 3 टेम्परेचर के स्टेप आएंगे। इन 3 जो स्टेप टेम्परेचर है, इसको आप जरूर जो है याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये आपको जरूर याद रखना। और उसके बाद अंतिम में आपको ये फार्मूला याद करना है, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड्स के अंदर आप जो क्वेश्चन को कर सके, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन्स में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप जब हायर क्वालिफिकेशन या हायर एजुकेशन में आप बैठ जाते हैं, तो वहां पर आपके लिए जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो आई होप आप लोग को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।